नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन एग्ज़ाम कोर्स में। ये जो टीजीटी पीजीटी के प्रसंग में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की जो मेरी क्लास चल रही थी वो आदिकाल के बारे में आपको पहले बताया, काल विभाजन कैसे हुआ, किसने किया, अब आदिकाल। लेकिन इन काल के बारे में आपको बहुत विस्तार से और एक अच्छी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो कुछ पिछली क्लासेस में हो चुका है। अब देखते हैं कि आदिकाल में एक कवि थे विद्यापति। बहुत ही ध्यान रखिएगा, आदिकाल में एक कवि थे विद्यापति। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की 14 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं की विद्यापति ने? विद्यापति की 14 रचनाएं हैं, जिनमें से मात्र 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति जो आदिकाल के कवि हैं, इनकी कितनी रचनाएं हैं? 14 रचनाएं हैं। इन रचनाओं में केवल 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं, या एक ऐसे कह सकते हो 3 रचनाएं इनकी जो है वो प्रामाणिक हैं। 3 रचनाएं क्या हैं इनकी? ये प्रामाणिक हैं। इन तीनों के नाम देखते हैं क्या क्या हैं, और इनकी खासियत भी देखते हैं क्या क्या है। पहली रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और पदावली। क्या ध्यान रखना है? विद्यापति की 14 रचनाएं हैं। इन 14 रचनाओं में मात्र 3 रचनाएं प्रामाणिक हैं, या 3 रचनाएं कह सकते हैं आप उपलब्ध हैं, जिसमें से कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों अवहट्ट में लिखी हैं। इनकी भाषा क्या है? अवहट्ट है। ध्यान दीजिएगा, जिस भाषा को हम अपभ्रंश कहते हैं, इस अपभ्रंश का ही दूसरा नाम अवहट्ट है। यानी जिस भाषा को आप कहते हो अपभ्रंश भाषा, तो अपभ्रंश भाषा का ही दूसरा नाम अवहट्ट है। या ऐसे कह सकते हो, अपभ्रंश का जो उत्तरार्ध है, यानी अपभ्रंश का जो अंतिम पायदान था, अंतिम जो स्वरूप था, वो अवहट्ट के रूप में कहलाया। वैसे अवहट्ट, अवहट्ठ, अवहट्ट, अपभ्रंश, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है, जो विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। तो ये दोनों रचनाएं किसमें है? ये दोनों रचनाएं अवहट्ट में हैं। जो इनकी पदावली रचना है, ये पदावली इनकी रचना किस भाषा में है? ये मैथिल भाषा में है। विद्यापति की रचना पदावली मैथिल भाषा में है। हम आपको समय समय पर हर चीज से अवगत कराते रहते हैं। जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है उसके बारे में भी आपसे चर्चा होती रहती है, और जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में क्लास चल रही है, उसके बारे में भी चर्चा होती रहती है, और इसके आगे जो क्लासें होंगी उसके संदर्भ में भी आपसे चर्चा होती रहती है। तो क्या ध्यान रखिएगा, मैथिल भाषा। आपको एक बार बताया था कि अगर कभी कोई ऐसा प्रश्न आए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, यानी क्या होता है भाषा और क्या होता है बोली, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी एक भाषा है और उसके अंतर्गत जो 17 आती हैं वो सभी बोलियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। इन्हीं को जॉर्ज ग्रियर्सन ने 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां बोला था। तो जिस बोली में साहित्य का सृजन कर दिया जाए, जिस बोली में साहित्य का सृजन कर दिया जाए, उस बोली को भाषा कहा जाता है। इसको नोट भी कर सकते हैं, यानी जिस बोली में साहित्य का सृजन कर दिया जाए उसे भाषा कहते हैं। जैसे ब्रज एक बोली है। अब ब्रज बोली में सूरसागर की रचना की गई। इसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, हिंदी भाषी भी लोग पढ़ते हैं, हिंदी के अंतर्गत आने वाली अन्य भाषाओं से जुड़े लोग पढ़ते हैं। अब वो बोली न होकर के भाषा हो गई। ऐसे अवधि में रामचरितमानस की रचना हुई। अवधि एक बोली है। इस रामचरितमानस को कौन पढ़ता है? हिंदी भाषी लोग भी पढ़ते हैं। उसके बाद राजस्थानी भाषा के लोग पढ़ते हैं।
पंजाबी भाषा के लोग पढ़ते हैं, अन्य भाषाओं के भी लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से वो बोली न होकर के भाषा हो गई। यानी जिस बोली में साहित्य का सृजन कर दिया जाए उसे भाषा कहते हैं। तो आते हैं इनकी पदावली रचना किसमें है? मैथिल भाषा में है। इस पदावली रचना के कारण ही, यानी मैथिल में पदावली की रचना की गई। ये भगवान कृष्ण के बारे में है। यह एक कृष्ण काव्य है। कह सकते हो किस प्रकार का है? कृष्ण काव्य है। यानी मैथिल भाषा में अत्यधिक सुरीले अंदाज में, बहुत ही मीठे अंदाज में, प्रिय अंदाज में, रसपूर्ण वाणी के साथ इन्होंने भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का इस पदावली में वर्णन किया है, पदावली में उसकी चर्चा की है। इसी वजह से, इसी कारण विद्यापति को क्या कहते हैं? विद्यापति इसी कारण किन नामों से जाने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल। अभिनव जयदेव। कवि, कंठहार आदि। यानी पदावली रचना के कारण विद्यापति को अलग अलग नामों से जाना गया। इन्हें मैथिल कोकिल, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है किस कवि का उपनाम मैथिल कोकिल है, या किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अभिनव जयदेव, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है, या कवि कंठहार, कवियों के गले का हार है विद्यापति जी, ये इनके बारे में ऐसा बोला जाता है। इसी समय क्या था? ये सारा काल जो ये आदिकाल है, ये पूरा राजपूत काल है। इसी समय क्या थे? 11वीं शताब्दी में एक कवि हुए और उनका नाम था रोड़ा कवि। 11वीं शताब्दी में रोड़ा कवि के द्वारा रचित एक रचना है जिसको कहा जाता है राउर वेल। यानी 11वीं शताब्दी में रोड़ा कवि के द्वारा एक रचित रचना, कौन सी रचना है? राउर वेल। यह रचना धार यानी मालवा के एक शिलालेख पे अंकित है। के एक शिला लेख पर अंकित है। मालवा के एक शिला लेख पर अंकित है। धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। बेटा ध्यान रखिएगा, यानी ये पाषाण खंड पे लिखा है। यह एक ऐसी रचना है जिसे कागज, किसी ताम्रपत्र, किसी भोजपत्र आदि पर न लिखी होकर के एक शिलालेख पर अंकित है। ये गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। एक चंपू काव्य है। अभी चूंकि प्रारंभ में थोड़ा बताया जा रहा है, हम आपको ये भी बताएंगे कि गद्य जो काव्य है, काव्य के कई रूप होते हैं। खंड काव्य, चंपू काव्य, गीति काव्य, कई उसके स्वरूप होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। ध्यान रखिएगा, इसी रचना से, इसी रचना से नख, शिख, वर्णन की, नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा
का आरंभ होता है, नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि आरंभ और प्रारंभ में क्या फर्क है। जैसे क्लासेस रोज चल रही है, एक क्लास प्रतिदिन होती है, तो हर दिन क्लास प्रारंभ होती है। आज इतने बजे से क्लास प्रारंभ होगी, कल इतने बजे से क्लास प्रारंभ होगी, एक कंटिन्यू है। लेकिन जिस दिन पहली क्लास हुई थी, जिस दिन शुरुआत हुई थी इस क्लास की, उसे आरंभ कहा जाता है। तो किसी कार्य की शुरुआत और उस कार्य का लगातार चलना, कुछ अंतराल फिर शुरुआत, कुछ अंतराल के बाद फिर शुरुआत, उसे प्रारंभ कहा जाता है। तो इसमें किन किन बिंदुओं को फोकस आपको करना है, तो ध्यान रखिएगा। कवि हैं रोड कवि, रोडा कवि, और इनकी एक रचना है राउरबेल। रचना का क्या नाम है? राउरबेल है। यह एक धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। किस पे लिखा है? एक पाषाण खंड पर एक शिलालेख पर अंकित है। यह गद्य पद्य में से एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जो रचना गद्य और पद्य के संयोग से बनती है। सबसे पहले या सर्वप्रथम इसी रचना में नखशिख वर्णन की जो श्रृंगारी परंपरा रही है, जिसका निर्वाह आगे चलने वाले सभी कवियों ने किया है, चाहे वो रासो परंपरा के कवि रहे हों, श्रृंगार उसके भक्ति काल के कवि रहे हों, रीति काल के कवि रहे हों, किसी भी काल के कवि रहे हों, अगर श्रृंगारी रचनाएं कोई की गई तो इसका प्रयोग किया गया। नखशिख वर्णन, नखशिख मतलब क्या होता है? नायिका के पैर के अंगूठे के नाखून से लेके चोटी के अंतिम बाल तक का वर्णन नखशिख वर्णन कहलाता है। ऐसे एक और आता है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक क्या होता है? कि पैर से लेके मस्तक तक का वर्णन। तो इससे पहले आपाद मस्तक वर्णन होता था, लेकिन यहाँ से नखशिख वर्णन की परंपरा प्रारंभ हो गई है। तो जिन्हें हाईलाइटेड किया गया है, इंगित किया गया है, इन चीज पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे आपको बात करते हैं जो भक्ति काल के आदि कबीर गाथा काल के कई भाग थे, कई रूप थे। इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं वो रासो काव्य से आते हैं, रासो साहित्य। ये जो रासो नाम पड़ा है, ये एक प्रकार से कह सकते हो अपभ्रंश है। ये रास शब्द से बना है। रास का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या उत्साह, या हम इसको उल्लास भी कह सकते हैं। आनंद कह लो या उत्साह कह लो या उल्लास कह लो। ये रास शब्द, इसी से एक शब्द बना रास लीला। भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का जो वर्णन है वो रास लीला के नाम से आता है। इसी से शब्द बना रस। रस मीन्स आनंद। रस का मतलब भी आनंद या आह्लाद होता है। तो इस प्रकार से ये रासो साहित्य कहलाया। इस रासो साहित्य में क्या था? रासो साहित्य के कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ दिया जाता है इनमें से कौन सी बात रासो साहित्य के बारे में सही नहीं है या सही है। ऐसी भी चीजें आपसे पूछ दी जाती हैं। अतः इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो विशेषता, पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता का अभाव। सबसे बड़ी विशेषता है कि इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव है। ये है राष्ट्रीयता का। देखिए, उस समय हमारे देश में राजपूत काल चल रहा था, और राजपूत राजा कुछ गांव
के राजा हुआ करते थे। अब वो उनके जो 10-20-50 गांव के वो राजा होते थे या 10-5 किलोमीटर के परिसर के जो राजा होते थे वो उसी को एक देश मान लेते थे। एक एक राजा, कोई एक राजा, पृथ्वीराज चौहान ले लो, परमर्द देव ले लो, बिसल देव ले लो, या जो भी उस समय के राजा थे, तो एक राजा के अंडर में 10-20-50-100 गांव हुआ करते थे, या कह सकते 10-5 किलोमीटर के परिसर में उसका राज्य हुआ करता था। वहां उसी का कानून चलता था, उसी के बनाए नियम चलते थे। वहां की जो जनता थी वो अपने राजा का अनुसरण करती थी और अपने राजा के प्रति समर्पण भाव रखती थी। वहां के कवि, लेखक वगैरह जो भी थे, उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? अपने राजा का गुणगान करना। तो उनके लिए वो 10-5 गांव ही, 150 गांव ही देश था। फिर दूसरे राजा का वो अलग देश है। इस प्रकार जितने राजा हैं समझ लो ये उतने देश में अपना देश विभक्त था। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाएंगी तो राष्ट्रीयता कहाँ होगी? अगर हम छोटे स्तर पर देखते हैं, जैसे हम लोगों का परिवार है, 10-5 लोगों सदस्यों का, 10-20 लोगों का एक फैमिली होता है, एक परिवार होता है। इस परिवार का अपना एक मुखिया होता है, उसका जो नियम है, कानून कायदे हैं, शासन पद्धतियां हैं, तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं, उस मुखिया के तहत ही उन सब का संचालन होता है। और प्रत्येक सदस्य को, घर वाले प्रत्येक सदस्य को उस मुखिया के बात को मानना भी पड़ता है। और मुखिया भी उन परिवार के जो सदस्य हैं उनकी आकांक्षाओं का, उनकी इच्छाओं का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो परिवार कहलाता है। लेकिन अगर उसका हर सदस्य अपने अपने हिसाब से काम करने लगे तब उसे परिवार नहीं कहा जाएगा, फिर वो सब अपना परिवार है, सब ने अपने आप में कानून है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयता का इस समय अभाव था। दूसरा था ऐतिहासिकता का अभाव, यानी ऐतिहासिकता का इसमें अभाव है। इतिहास ना के बराबर है, क्योंकि जो परमाणु रासो या पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज चौहान या युद्ध या उनके बारे में जो तारीखें दी गई हैं, वो अन्य इतिहासकारों को देखा जाए, अन्य पुस्तकों को देखा जाए तो उनसे वो तारीखें सटीक नहीं बैठती हैं। उसमें इतिहास का उतना विधिवत वर्णन नहीं मिलता है, कहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था, युद्ध में कौन सा था, इस प्रकार की उसमें ऐतिहासिकता की जानकारी पूर्णतया प्राप्त नहीं होती। फिर था आश्रयदाताओं के पराक्रम या यश का वर्णन। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आश्रयदाताओं का यशो ज्ञान। उस समय जो कवि थे वो कवि न समझ लो, उनकी वो नौकरी थी। वो राजाश्रय में रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे, राज कवि कहलाते थे। इसलिए उस कवि का उत्तरदायित्व बन जाता था कि अपने राजा की झूठी साची तारीफ करना, अपने राजा के पराक्रम का वर्णन करना, अपने राजा की शक्ति का वर्णन करना, अपने राजा के राज्य की समृद्धि का वर्णन करना। भले उस राजा में उतनी शक्ति, शौर्य, समृद्धि या समाज या प्रजा उतना राजा से सुखी ना रही हो, फिर भी इसके बारे में बात करनी थी। तो इसका ये मतलब था कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक सत्यता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि नौकरी पक्की रखनी है, आपको नौकरी बनाए रखनी है, तो जाहिर सी बात आज भी यही होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर देख रहे हैं, जहाँ कहीं आप काम कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने बॉस को, अपने मालिक को खुश करने के लिए होता है चाटुकारिता शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता, एक सामान्य सी बात बताई गई है। अगला इसमें था श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता। श्रृंगार, और हालांकि इस काल में सभी रस थे, जितने भी रस हैं
उन सभी प्रकार के रसों का प्रयोग इन कविताओं में किया गया है। लेकिन इन कविताओं का मुख्य जो मुद्दा था, जो मुख्य विषय था, वो वीर रस था और श्रृंगार भी उसके साथ साथ उतनी ही अहमियत का महत्व रखता था। और अगला इसमें था डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था। तो राजस्थानी से मिली जुली भाषा होती है और वही राजस्थानी भाषा धीरे धीरे फिर ब्रज बनी, ब्रज से खड़ी बोली बनी। वो भाषा का अपना विकास अलग तरीके से रहा और मुख्य रूप से आल्हा छंद का प्रयोग, मुख्य रूप से इस समय आल्हा छंद का प्रयोग किया गया था और आल्हा यहाँ का प्रमुख छंद इस समय का माना जाता है। इसके बाद अब देखते हैं इस समय के कुछ ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। सबसे चर्चित ग्रंथ इस समय का था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य था और इसके जो लेखक थे, रचनाकार थे, वो चंद बरदाई थे। चंद बरदाई, इन्हें चंद्रभाट या चंद भी कहा जाता है। चंद बरदाई को ही चंद्रभाट कहते हैं और चंद कहते हैं। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के राजा थे, इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर। इनका ननिहाल दिल्ली में था और दिल्ली के जो राजा थे अनंगपाल, उन्होंने इनको गोद लिया था। इस प्रकार दिल्ली का सिंहासन उन नाना जी ने इनको दे दिया था या उनको उपहार में दिया या उत्तराधिकार में दिया, कुछ भी ऐसा कह सकते हो। ये राज्य उन्होंने इनको दिया था। इस प्रकार ये दिल्ली के राजा बने। इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा किताबों में, पुस्तकों में पृथ्वीराज राय पिथौरा धनी चौहान आदि नामों से भी इनको विद्वानों ने बताया है कि पृथ्वीराज को कहीं राय पिथौरा लिखा हुआ है, कहीं धनी चौहान लिखा हुआ है, आदि ऐसे संबोधनों से पृथ्वीराज को संबोधित किया गया है। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये बचपन के दोस्त थे, साथ साथ पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण की, स्कूल गए और इनका बचपना एक साथ बीता। जब वे बड़े हुए तो एक राजा बना और एक ज्योतिषी, कवि, ज्ञानी, पंडित, सुधी, कुछ भी कह सकते हैं, और उसी राज्य का दरबारी राजकवि, राजपुरोहित भी ये बना। भविष्य का बहुत अच्छा ज्ञान था चंद बरदाई को और कवि सम्राट था, कवि हृदय प्राप्त किया गया था। तो इस प्रकार अपने राजा के यशोगान किया करता था।
कहा जाता है कि प्रत्येक महाकाव्य, जो भी महाकाव्य आप देखते हो, प्रत्येक महाकाव्य पार्टों में विभक्त होता है। महाकाव्य कोई भी हो, प्रत्येक महाकाव्य पार्टों में विभक्त होता है। अगर हम कोई, जैसे महाभारत है, महाभारत संस्कृत का ग्रंथ है और इसके पार्ट को कहते हैं पर्व। रामचरितमानस ये हिंदी का ग्रंथ है और इसके पार्ट को कहते हैं कांड। पृथ्वीराज रासो के पार्ट को कहते हैं समय। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है, के पार्ट को कहते हैं सर्ग। यानी प्रत्येक चीजें पार्ट में विभक्त होती हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज रासो के जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, उन्हें समय कहा जाता है। समय पार्ट को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के पार्ट को समय के नाम से जाना जाता है। इन समयों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, 60 + 9 यानी 69। पृथ्वीराज रासो एक विशाल महाकाव्य है, बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें 69 पार्ट हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वाल्मीकि कृत रामायण में 8 कांड हैं, कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, लेकिन इसमें 69 समय है, 69 पार्ट है। अब आप देखिएगा, ये 60 और 9 2 भागों में लिखा है। इसके 60 भाग, इसके 60 जो सर्ग हैं वो चंद्रबरदाई ने लिखे हैं, और जो 9 बचे हुए सर्ग हैं ये चंद्रबरदाई के जो पुत्र हैं वो जल्हड़ ने लिखे हैं। चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने लिखे हैं। कहा जाता है कि जब 1192 के तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए, तो मोहम्मद गोरी इनको अपने साथ गजनी ले गया। उस समय जो आप प्रजा कह लो या जो सामंत लोग होते थे, जो सिपह सालार लोग होते थे, जो दरबारी लोग होते थे, कवि लोग होते थे, ये स्वाभाविक रूप से अपने राजा के प्रति समर्पण भाव रखते थे। तो जब वो अपने साथ ले गया, तो यहाँ पर 60वें लेसन में यहाँ पे चंद्रबरदाई लिखा है कि पुस्तक जल्हड़ हाथ धर चल राजा के साथ। क्या लिखा है? पुस्तक जल्हड़ हाथ धरे चल राजा के साथ। तो इन्होंने क्या किया, वो पुस्तक जल्हड़ के हाथ में रख दी और कहा, बेटा अब इसके आगे तुम लिखना और मैं अपने राजा के साथ में जा रहा हूं। तो लेसन जो 60वां सर्ग है, 60वां समय है, इसी में लिखा है कि पुस्तक जल्हड़ हाथ धर चल राजा के साथ। इससे सिद्ध होता है शेष 9 कांड इन्होंने नहीं लिखे। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को
हिंदी का प्रथम अर्ध प्रामाणिक महाकाव्य माना। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का अर्ध प्रामाणिक महाकाव्य माना, क्योंकि इसके 9 लेसन जल्लड़ ने लिखे हैं, ना कि चंद्रवरदाई ने। कहानी में, इसकी कहानी में क्या है, यानी इसकी कहानी में क्या दिखाया गया है, अब देखते हैं। पृथ्वीराज रासो है, इस पृथ्वीराज रासो का कथानक क्या है, किस प्रकार की कथा है। इसमें राजा के ऐश्वर्य का वर्णन है और कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच कुछ तनातनी थी। कन्नौज के राजा जयचंद की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था संयोगिता। यानी इस पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, इसका नायक है पृथ्वीराज और नायिका है संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और ये कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। कहा जाता है ये पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इसने कभी नहीं देखा। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा माना जाता है, बहुत बड़ा राजा था और उसका एरिया भी ज़्यादा था, शक्ति भी ज़्यादा थी, ऐश्वर्य भी ज़्यादा था। उसके बारे में सुनकर के ही संयोगिता राजा से प्रेम करने लगी थी, लेकिन चौहान को कभी देखा नहीं था। उस समय ऐसा व्हाट्सएप मोबाइल नहीं चलता था, अगर आज का ज़माना होता तो सर्च कर लेती और कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान का फोटो ही देख लेती या और पढ़ लेती, लेकिन नहीं, सामंतों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो चौहान के बारे में उसे सिर्फ प्रेम करने लगी। इधर क्या था, जो कन्नौज के राजा जयचंद ये चौहान से चिढ़ते थे। इन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। ध्यान रखिएगा, राजसूय यज्ञ का अधिकार किसी बड़े राजा को होता था, ये अधिकार पृथ्वीराज का था। राजसूय यज्ञ में अगल बगल के सभी राजाओं को बुलाना पड़ता था, उनको ये बताना पड़ता था कि मैं राजसूय यज्ञ करके ये सिद्ध करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा राजा हूं। चौहान को उसने न्योता भी दिया, लेकिन चौहान ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मन से ये राजा राजसूय यज्ञ का उत्तराधिकारी नहीं है। खैर, इन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की सोने की मूर्ति बनवाई और द्वार पर रखवा दी, जहां द्वारपाल रहता है। कुछ लोग कहते हैं जहां लोग जूता चप्पल उतारते थे वहां पर मूर्ति रखवा दी। और उस यज्ञ के समय में ही इसने, राजा ने संयोगिता के स्वयंवर का भी प्लान बना लिया। संयोगिता का स्वयंवर, ध्यान रखिएगा, उस समय राजा लोग स्वयंवर की प्रथा थी। स्वयंवर का ये मतलब होता है स्वयं वर, अपने आप वर का वर्ण करो। कैसे? राजा यानी पुत्री का पिता अपने स्तर के लोगों का, राजाओं का, राजकुमारों को बुलाता था, उनमें से किसी एक को चुनना है। स्वयंवर के नहीं मतलब आप माला लेके सड़क पे निकल गए, कोई मिल जाए उसको पहना दिया, तो सड़क पे नहीं निकलना था। राजा खुद अपने स्तर के राजाओं को या अपनी पुत्री के योग्य राजाओं को बुलाता था। और वास्तविकता तो यह है कि उस काल में शादी का कोई मतलब नहीं था, शादी का मतलब भी राजनीति होती थी। हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, मेरे राज्य का विस्तार हो जाए, मेरे ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, ये कारण विवाह का होता था। इसी राजा कई कई शादी करते थे। मान लिया यहाँ पे आपका राज्य है और यहाँ बगल में आपके किसी और राजा का राज्य है, ये सीमा आपके क्या असुरक्षित है। हो सकता है ये राजा शक्तिशाली है जो आपको टेंशन दे सकता है, तो हम क्या करें, या तो हम इस राजा को हरा दें और ना हराएं
तो इस राजा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले। वैवाहिक संबंध। अब ये वैवाहिक संबंध कैसे होंगे? ये अपनी पुत्री का विवाह इनसे करेगा या ये अपनी पुत्री का विवाह इनसे करेगा, ये निर्भर करती है उस समय की परिस्थितियां क्या हैं। तो अगर इनसे विवाह हो जाता था, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता था, तो ये सीमा सुरक्षित हो जाती थी। हमारे रिश्तेदार हैं तो यहाँ से सेना हटा लेनी पड़ती थी या यहाँ सेना का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। तो ये विवाह का कारण था। तो राजा का भी यानी जो कन्नौज के राजा थे वो अपनी पुत्री का स्वयंवर किसी और उद्देश्य से कर रहे थे, राज्य विस्तार से कर रहे थे या जो भी था। पृथ्वीराज चौहान नहीं आया, ये पुत्री को पता चला। तो कहते हैं कि वो लड़की जो थी वो जयमाला लेकर के आई और जहाँ वो सोने की मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की जो कि गेट पे लगी थी, दरवाजे पे लगी थी, जहाँ जूता चप्पल उतारे जाते वहाँ लगी थी, केवल बेइज्जत करने के लिए वो मूर्ति को ही माला पहना दिया, जयमाला पहना दिया। वहाँ पृथ्वीराज चौहान के कुछ दूत जो थे, कुछ गोपनीय विभाग के कर्मचारी थे, वो छद्म वेश में, छिपे वेश में वहाँ छिपे हुए थे। उन्होंने सूचना चौहान को दी और चौहान जाकर के उस रानी का अपहरण कर लेता है, उससे विवाह करके अपने घर ले आता है। इस कहानी के अनुसार कि संयोगिता को लाने के बाद 6 महीना तक राजा महल के बाहर ही नहीं निकला, उसके प्रेम जाल में फंसकर। इसी समय शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध की घोषणा होती है और यही सब इसके अंदर वर्णन किया गया है। लास्ट में जब वो अंत का भी 9 नंबर पे भी दिखा हुआ है, यानी 60 के बाद में भी दिखाया गया है कि कैसे राजा की आंखें फोड़ी गई और राजा को शब्द भेदी बाण आता था, वो सारी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। उन सभी चीज़ों का इसमें बड़ा ही वर्णन विस्तार के साथ राजा के बारे में दिखाया गया है। कहा जाता है कि जब चंद्रबरदाई राजा पृथ्वीराज से मिलने जाता है, उस समय राजा नेत्रहीन हो चुका था, लेकिन उस राजा को क्या आता था? शब्द भेदी बाण। बड़ा होशियार था चंद्रबरदाई। इसने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से कहा कि मेरा राजा एक ही बाण में बहुत से मगरमच्छों का भेद कर सकता है, लेकिन राजा इस बात के लिए तब तैयार होगा जब लक्ष्य संधान के लिए आप राजा को बोले। गौरी तैयार हो गया लक्ष्य संधान के लिए। जैसे जो आवाज करेगा शब्द भेदी, अगर ये बोलेगा वो समझ जाएगा कहाँ मार देगा इसको, यही इसके पीछे रीजन था। तो जैसे ही उसने हुक्म दिया तो पता चल गया आवाज कहाँ से आई और राजा ने उसका संधान कर दिया था। कुछ लोग कहा जाता है, यहाँ पर कहा गया था कि 4 हाथ 24 गज, ये इसी ने बताया था, चंद ने राजा को बताया था कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण और ताव ऊपर सुल्तान है मत चूका चौहान। और उसने बाण मारा और सुल्तान का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस कहानी का पटाक्षेप होता है। चंद और चौहान दोनों एक दूसरे की आपस में हत्या कर लेते हैं या सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो चंद और चौहान एक ही दिन पैदा हुए थे, एक ही दिन मरे थे, ये इस कहानी का मूल विषय है। तो आज की क्लास में हम पृथ्वीराज रासों के बारे में विस्तार से आपको बताए हैं, चर्चा किए हैं। अब परीक्षा में जो प्रश्न आ सकते हैं जो उपयोगी हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दी गई। अगली क्लास में हम अगली रचना के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।